नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रामलाल हरिद्वाल अरविंदम क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सत्यम स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं राजस्थान भूगोल की। और राजस्थान भूगोल को पढ़ने से पहले हम भूगोल जो शब्द है ना, इसके शाब्दिक अर्थ की और इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए, जो आपका हिंदी शब्द है भूगोल, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों, आपका ये भूगोल जो शब्द है ना, ये संस्कृत भाषा के दो मूल शब्दों से मिलकर बना है। और जो दो मूल शब्द जिनसे इस भूगोल शब्द का निर्माण हुआ है, वो दो शब्द हैं आपके, एक तो भू और दूसरा शब्द है दोस्तों गोल। यहां जो भू शब्द है ना, इसका अभिप्राय है दोस्तों पृथ्वी, ठीक है। और जो गोल शब्द है, इसका अभिप्राय है गोलाकार या वर्ताकार। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका ये भूगोल शब्द है ना, इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ। तो इसका शाब्दिक अर्थ होगा दोस्तों गोलाकार पृथ्वी। दोबारा से देखना, जो अपना हिंदी शब्द है भूगोल, वो संस्कृत भाषा के दो मूल शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है आपका भू और दूसरा है गोल। भू का अभिप्राय होता है पृथ्वी और गोल का मतलब है दोस्तों यहाँ गोलाकार, अर्थात गोलाकार पृथ्वी ही भूगोल का शाब्दिक अर्थ है। अब आपका जो ये भूगोल शब्द है ना दोस्तों, इसका अंग्रेजी पर्यायवाची है जियोग्राफी। और याद रखना, जो ये अंग्रेजी का जियोग्राफी शब्द है ना, ये जियोग्राफी शब्द आपके ग्रीक या यूनानी भाषा के जियोग्राफिया शब्द से बना है। जैसे अपने हिंदी शब्द भूगोल की उत्पत्ति तो संस्कृत भाषा के दो शब्दों से हुई है, और वो दो शब्द आपने पढ़े भू और गोल। ठीक उसी प्रकार जो अंग्रेजी में भूगोल को आप जियोग्राफी के नाम से जानते हैं, वो जियोग्राफी शब्द जो है दोस्तों, वो ग्रीक या यूनानी भाषा के जियोग्राफिया शब्द से बना है। और याद रखना दोस्तों, जो ज्योग्राफिया शब्द है, इसके लिए भी प्रश्न आता है कि ज्योग्राफिया शब्द का प्रयोग करने वाला पहला यूनानी भूगोलवेता या यूनानी दार्शनिक कौन था। तो ज्योग्राफिया वर्ड का प्रयोग करने वाला जो पहला भूगोलवेता था, वो था इरेटोस्थनीज। ज्योग्राफिया शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है, तो अपना जवाब क्या होगा दोस्तों, यूनानी भूगोलवेता इरेटोस्थनीज के द्वारा सबसे पहले ज्योग्राफिया शब्द का प्रयोग किया गया। यहाँ पर इस इरेटोस्थनीज से संबंधित भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आप याद रखना। प्रश्न आता है कि आधुनिक भूगोल का पितामह किसे कहा जाता है। आधुनिक भूगोल का पितामह किसको कहा गया है, तो आपका जवाब होगा दोस्तों इरेटोस्थनीज को कहा गया है, ठीक है। जबकि यहां पर प्रश्न आ जाता है कि भूगोल का जनक या पिता किसको कहा जाता है। तो याद रखना, यहां आपका आंसर दोस्तों बदल जाएगा। भूगोल का पिता या जनक हिकेटियस को कहा जाता है। दोनों प्रश्नों पर गौर करना। भूगोल का जनक या पिता तो किसको कहा गया है दोस्तों, हिकेटियस को। और हिकेटियस वह पहला विद्वान है जिसने दोस्तों यह बताया कि पृथ्वी का जो स्थल भाग है, ये चारों ओर से सागरों से घिरा हुआ है। स्थल भूभाग चारों ओर से सागरों से घिरा हुआ है। यह बात बताने वाला पहला यूनानी विद्वान कौन था, तो अपना जवाब होगा दोस्तों हिकेटियस। और उस हिकेटियस को हम कहते हैं भूगोल का जनक या पिता।
अब कई बार प्रश्न है वो इससे आगे भी पूछ लेते हैं कि हिकेटियस को भूगोल के पिता या जनक की उपमा देने वाला विद्वान कौन था। तो दोस्तों वह था टोजर। ठीक है, इसी प्रकार ज्योग्राफिया जो शब्द है उसका प्रयोग करने वाला विद्वान कौन है। तो दोस्तों उसका प्रयोग करने वाला विद्वान है इरेटोस्थेनीज, और इरेटोस्थेनीज को आधुनिक भूगोल का पितामह कहा जाता है। अब आपका जो ये ग्रीक या यूनानी भाषा का ज्योग्राफिया शब्द है ना दोस्तों, ये दो शब्दों के मेल से बना है, एक जियो और दूसरा है ग्राफिया। जियो का अर्थ है दोस्तों यहाँ पृथ्वी, और ग्राफिया का मतलब यहाँ दोस्तों अध्ययन से है, अर्थात वह विषय जिसमें पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है उस विषय को दोस्तों भूगोल यानी ज्योग्राफी कहा गया। देखो भूगोल हिंदी शब्द का शाब्दिक अर्थ तो होगा गोलाकार पृथ्वी, और अंग्रेजी का जो ज्योग्राफी शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ होगा पृथ्वी का अध्ययन करने वाला विज्ञान। ठीक है दोस्तों, अब पृथ्वी के अध्ययन में क्या क्या शामिल होता है, तो मुख्यतः तीन बातें शामिल होती हैं दोस्तों। एक तो आपका मानचित्रण, एक होता है वर्णन, और एक होता है दोस्तों निरूपण। भूगोल विषय में तीन प्रमुख बातें शामिल हैं, मानचित्रण, निरूपण और वर्णन, और किसका दोस्तों पृथ्वी का। ठीक है, ये तो बात हो गई अपने भूगोल के शाब्दिक अर्थ की। अब हम इसके बाद दोस्तों राजस्थान भूगोल का पहला टॉपिक शुरू करेंगे, और वो पहला टॉपिक अपना होगा राजस्थान का सामान्य परिचय। और राजस्थान के सामान्य परिचय में भी हम विभिन्न बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन चर्चा जिस टॉपिक पर कर रहे हैं वो है अपना राजस्थान का नामकरण। दोस्तों जो अपना वर्तमान राजस्थान का भूभाग है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में जो फैला हुआ है, इस भूभाग के लिए अब तक किन किन नामों का उल्लेख हुआ है, उन नामों का उल्लेख कहाँ से मिलता है, उन नामों का प्रयोग किस संदर्भ में किया गया है, किसके द्वारा किया गया है, हम इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। तो यानी हम नामकरण जो पढ़ने जा रहे हैं वो किसका पढ़ने जा रहे हैं, अपने वर्तमान राजस्थान के 3,42,239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए भूभाग के नामकरण की बात कर रहे हैं। अब इसके लिए अपन बात करें कि जो अपना वर्तमान भूभाग है इसके लिए उल्लेखित प्रमुख नाम कौन कौन से हैं, तो दोस्तों यहाँ पर अपन 4 प्रमुख नामों की चर्चा करेंगे। पहला नाम है आपका ब्रह्मवृत्त, या इसे दोस्तों ब्रह्मदेश भी कहा गया है। दूसरा नाम है दोस्तों मरुकांतार। तीसरा नाम है आपका राजपूताना, और चौथा नाम पढ़ेंगे दोस्तों अपन राजस्थान। यानी अपने राजस्थान के वर्तमान भूभाग के लिए मुख्यतः किन नामों का प्रयोग या उल्लेख मिलता है, तो उसमें पहला नाम है दोस्तों अपना ब्रह्मवृत्त या ब्रह्मदेश। सबसे पहले हम इस नाम के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो चाहे ब्रह्मवृत्त हो और चाहे ब्रह्मदेश हो, इनमें मूल शब्द दोस्तों ब्रह्म है, और ब्रह्म का अभिप्राय होता है ईश्वर या देवता। ब्रह्म का मतलब क्या होता है, ईश्वर या देवता, और वृत्त का मतलब होता है निवास स्थान या क्षेत्र, और देश का मतलब होता है भूभाग। तो कहने का मतलब वह भूभाग जहां स्वयं देवता निवास करते हैं उस भूभाग को दोस्तों ब्रह्मवृत्त कहा गया है। ठीक है, तो शाब्दिक अर्थ क्या होगा ब्रह्मवृत्त का, वह भूभाग जहां स्वयं देवता निवास करते हैं उसे ब्रह्मदेश या ब्रह्मवृत्त कहा गया है। अब अगला सवाल यह आता है कि इस नाम का उल्लेख कहाँ से मिलता है, तो दोस्तों इस ब्रह्मवृत्त नाम का उल्लेख है ना वो वैदिक साहित्य से मिलता है। वैदिक साहित्य के रचनाकार हैं आर्य, जो मूलतः मध्य एशिया से भारत आए थे, और उन आर्यों के द्वारा रचित इस वैदिक साहित्य में एक उल्लेख मिलता है दोस्तों। प्रश्न आता है कि प्रारंभिक आर्य यानी जो शुरुआत में अपने यहाँ भारत में आए थे, उन प्रारंभिक आर्यों ने
निवास करने के लिए, बसने के लिए सबसे पवित्र स्थान किस क्षेत्र को माना था? तो दोस्तों इस वैदिक साहित्य में दो नदियों के मध्य स्थित भूभाग को बसने के लिए पवित्र माना गया है। ये मान लो अब आपकी एक नदी है सिंधु नदी, और एक है आपकी प्राचीन सरस्वती नदी जो वर्तमान में विलुप्त हो चुकी है। इस सिंधु और सरस्वती के मध्य स्थित भूभाग को ही आर्यों ने ब्रह्मवृत्त कहा है दोस्तों। यानी किन नदियों के मध्य स्थित भूभाग को कहा गया है? सिंधु और प्राचीन सरस्वती के मध्य स्थित भूभाग को आर्यों ने ब्रह्मवृत्त की उपमा दी है, क्योंकि आर्यों की मान्यता थी कि इन दोनों नदियों के मध्य स्थित भूभाग है वो बसने के लिए सबसे पवित्र है। ठीक है दोस्तों, अब आपकी जो ये सरस्वती है ये वर्तमान में विलुप्त हो चुकी है, और इस सरस्वती के पेटे से वर्तमान में बहने वाली आपकी नदी है घग्गर। और दोस्तों हमें पता है कि घग्गर जो नदी है वो राजस्थान में दो जिलों से होकर बहती है। एक है आपका गंगानगर और दूसरा जिला है दोस्तों आपका हनुमानगढ़। तो अब यहां पर एक बात आप तय कर लें कि ये जो ब्रह्मवृत्त या ब्रह्मदेश नाम का प्रयोग वैदिक साहित्य में राजस्थान के वर्तमान भूभाग के संदर्भ में हुआ है, ये संपूर्ण भूभाग के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है दोस्तों, क्योंकि संपूर्ण भूभाग के लिए होता तो वो घग्गर से दक्षिण में स्थित भूभाग भी उसमें शामिल होता, जबकि हमें पता है कि यह केवल उस भूभाग के लिए प्रयुक्त हुआ है जो सिंधु और किसके बीच में था दोस्तों? सरस्वती के बीच में। इसका मतलब ब्रह्मवृत्त जो भूभाग है ना, इसके अंतर्गत वर्तमान राजस्थान के केवल दो ही जिलों के भूभाग आते हैं, और वो हैं दोस्तों गंगानगर और हनुमानगढ़। कई बार ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि वैदिक साहित्य में राजस्थान के वर्तमान भूभाग के लिए उल्लेखित ब्रह्मवृत्त या ब्रह्मदेश नाम में वर्तमान राजस्थान के किन किन जिलों के भूभाग शामिल हैं? तो दोस्तों ब्रह्मवृत्त में वर्तमान राजस्थान में गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों के भी वही भूभाग शामिल हैं जो वर्तमान घग्गर के पेटे के उत्तर में स्थित है। इसके बाद दूसरा आपका नाम है मरुकांतार। जैसा आपने ब्रह्मवृत्त या ब्रह्मदेश का शाब्दिक अर्थ पढ़ा, तो दोस्तों आपको यहाँ ये भी जानना है कि मरुकांतार जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ये मरुकांतार मरुक धन अंतर से मिलकर बना है, यानी वह भूभाग जहाँ बालुका स्तूपों की लंबी लंबी कतार या श्रेणियाँ पाई जाती हैं, उस भूभाग को दोस्तों मरुकांतार कहा गया है। तो मरुकांतार का शाब्दिक अर्थ होगा वह भूभाग जहाँ बालुका स्तूपों की लंबी लंबी पंक्ति, कतार या श्रेणियां स्थित हैं। अब इस नाम का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों मरुकांतार नाम का प्रयोग महर्षि वाल्मीकि के द्वारा किया गया था अपने ग्रंथ रामायण में। यहाँ पर ये ग्रंथ जो मैं बता रहा हूँ उनको भी आप याद रखें। जैसे ब्रह्मवृत्त नाम का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो जवाब होगा वैदिक साहित्य में। और मरुकांतार नाम का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा रामायण में। और रामायण के रचनाकार कौन थे दोस्तों? महर्षि वाल्मीकि, जिनको भारत का आदि कवि या भारत का प्रथम कवि भी कहा जाता है। महर्षि वाल्मीकि ने राजस्थान के उस भूभाग के लिए मरुकांतार नाम का प्रयोग रामायण में किया है जहां बालुका स्तूपों की लंबी लंबी कतारें व श्रेणियां स्थित हैं। दोस्तों याद रखें, राजस्थान के संपूर्ण भूभाग में बालुका स्तूपों का विस्तार नहीं है। बालुका स्तूप राजस्थान के केवल पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में पाए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मरुकांतार जो नाम है उसमें भी वर्तमान राजस्थान का संपूर्ण भूभाग शामिल नहीं है। इस नाम का प्रयोग केवल पश्चिमी मरुस्थलीय भूभाग के लिए किया गया है। फिर तीसरा नाम है दोस्तों आपका राजपूताना। राजपूताना का शाब्दिक अर्थ होता है राजपूतों का क्षेत्र या राजपूतों द्वारा शासित क्षेत्र। याद रखें दोस्तों, राजपूताना नाम का सबसे पहले प्रयोग की अगर अपन बात करें कि सर्वप्रथम इस नाम का प्रयोग कब और किसके द्वारा किया गया, एक बार यहां तक देखें, फिर इन दोनों नामों को अलग अलग पढ़ेंगे।
बात कर रहे हैं अपन राजस्थान के नामकरण की। सबसे पहले आपने राजस्थान के लिए प्राचीनतम उल्लेखित नाम की बात की। ये प्राचीनतम उल्लेखित नाम होगा दोस्तों, क्यों होगा? क्योंकि वैदिक साहित्य भारत का प्राचीनतम साहित्य है और उस साहित्य में वर्तमान राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों के वे भूभाग जो घग्गर के उत्तर में स्थित हैं, जो प्राचीन काल में सिंधु और सरस्वती के मध्य स्थित भूभाग में शामिल थे, जिसको आर्यों ने ब्रह्मवृत कहा है, उस भूभाग के लिए इस नाम का प्रयोग हुआ है। मरुकांतार नाम का प्रयोग है वो महर्षि वाल्मीकि ने अपने ग्रंथ रामायण में पश्चिमी मरुस्थलीय भूभाग के लिए किया है। अब अपन बात करेंगे दोस्तों राजपूताना नाम की। राजपूताना नाम का आपने शाब्दिक अर्थ जाना दोस्तों, इसका मतलब है राजपूतों का क्षेत्र या राजपूतों द्वारा शासित क्षेत्र। अब इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। जैसे सबसे पहले बात करें, किस नाम का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया और कब किया? तो अपना जवाब होगा दोस्तों, इस राजपूताना, वर्तमान जो अपना राजस्थान का भूभाग है ना, इसके लिए राजपूताना नाम का पहला जो प्रयोग करने वाला व्यक्ति है वो है जॉर्ज थॉमस। और इसने इस नाम का प्रयोग कब किया है? तो दोस्तों उस प्रश्न का जवाब होगा 1800 ईस्वी में। यानी सबसे पहले 1800 ईस्वी में एक अंग्रेज सैन्य अधिकारी जॉर्ज थॉमस के द्वारा राजस्थान के वर्तमान भूभाग को राजपूताना नाम दिया गया था। अब दोस्तों याद रखें, किसी भूभाग या किसी व्यक्ति आदि का जो नाम है वो दो रूपों में प्रयुक्त हो सकता है, लिखित या मौखिक। तो यहां पर एक माइनर क्वेश्चन और बनता है कि चलो जॉर्ज थॉमस राजपूताना नाम का पहला प्रयोग करता है, लेकिन इसने इस नाम का प्रयोग पहली बार मौखिक रूप में किया है या लिखित रूप में? तो याद रखें दोस्तों, जॉर्ज थॉमस ने इस नाम का प्रयोग मौखिक रूप से किया था। इसके पहले लिखित प्रयोगकर्ता कोई और है। हालांकि पहले प्रयोगकर्ता इन्हीं को मानोगे, लेकिन इन्होंने लिखित रूप से प्रयोग नहीं किया है। इन्होंने किस रूप से प्रयोग किया था दोस्तों? मौखिक रूप से। उसके बाद सवाल जॉर्ज थॉमस से जुड़े हुए कुछ प्रश्न आ जाते हैं, तो इनकी पूरी जीवनी का अध्ययन अपन यहाँ नहीं करेंगे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातों पर अपन चर्चा करेंगे। जैसे पहला प्रश्न आ जाता है कि ये मूलतः कहाँ के रहने वाले थे, यानी कहाँ के निवासी थे? तो अक्सर हम इनके नाम को देखकर एक भ्रम की स्थिति है वो अपने सामने उत्पन्न होती है कि ये अंग्रेज थे, इसका मतलब इंग्लैंड के रहने वाले थे। तो अगर आप यहाँ इंग्लैंड आंसर दोगे तो दोस्तों गलत होगा, क्योंकि जॉर्ज थॉमस है वो मूलतः आयरलैंड के रहने वाले थे। मूलतः कहाँ के रहने वाले थे? तो अपना जवाब होगा आयरलैंड के रहने वाले थे। और जिस समय इन्होंने इस भूभाग को राजपूताना कहा, उस समय किस पद पर नियुक्त थे और कहाँ नियुक्त थे? तो याद रखें दोस्तों, वर्तमान मध्य प्रदेश में एक स्थान है ग्वालियर, और ग्वालियर था वह उस समय सिंधिया शासकों के द्वारा शासित था। और सिंधियों द्वारा शासित उस ग्वालियर क्षेत्र में जॉर्ज थॉमस थे वो अंग्रेज सेना के कमांडर थे, यानी एक अंग्रेज सैन्य अधिकारी थे ये। इसके बाद बात आती है कि चलो ये पहले मौखिक प्रयोगकर्ता हैं, तो फिर पहला लिखित प्रयोगकर्ता कौन है? तो दोस्तों इस जॉर्ज थॉमस का एक साहित्यकार दोस्त है। इनके दोस्त थे जो पेशे से साहित्यकार थे, और साहित्यकार दोस्त का नाम है दोस्तों विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन ने अपने सैनिक दोस्त का मतलब जॉर्ज थॉमस की जीवनी लिखी थी, और उस जीवनी को दोस्तों नाम दिया था विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो अपना जवाब होगा द मिलिट्री
मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। और ये पुस्तक याद रखना दोस्तों 1805 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई? तो अपना जवाब क्या होगा? सन 1805 में। और ये जो पुस्तक है ना, ये वास्तव में जॉर्ज थॉमस की जीवनी है, और इसको लिखने वाला जो लेखक है या विद्वान है वो कौन है? विलियम फ्रैंकलिन। और विलियम फ्रैंकलिन ने इस पुस्तक में पहली बार रासपुताना नाम का लिखित प्रयोग किया है। इसका मतलब पहला लिखित प्रयोगकर्ता कौन हो गया दोस्तों? रासपुताना नाम का। तो अपना जवाब होगा विलियम फ्रैंकलिन। यहां तक एक बार दोबारा देखें, रासपुताना नाम का प्रयोग करने वाला पहला विद्वान कौन है? तो अपना जवाब क्या होगा? जॉर्ज थॉमस है। और इन्होंने इस नाम का प्रयोग पहली बार किस रूप में किया है? तो अपना जवाब होगा मौखिक रूप में किया है। कब किया था? 1800 ईस्वी में। ये मूलतः कहाँ के रहने वाले थे? आयरलैंड के निवासी थे। और जिस समय इन्होंने इस क्षेत्र को राजपूताना कहा, उस समय ग्वालियर के अंग्रेज सैन्य कमांडर थे, अर्थात ये एक अंग्रेज सैन्य अधिकारी थे। इनके साहित्यकार दोस्त का नाम क्या था? तो दोस्तों साहित्यकार दोस्त का नाम है विलियम फ्रैंकलिन, जिसने जॉर्ज थॉमस की जीवनी लिखी है। और उस जीवनी रूपी पुस्तक को इन्होंने क्या नाम दिया है दोस्तों? द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। और ये पुस्तक कब प्रकाशित हुई है? सन 1805 में। याद रखना दोस्तों, ये पहली पुस्तक है जिसमें राजपूताना नाम का लिखित उल्लेख मिलता है, इसलिए इस नाम का पहला लिखित प्रयोगकर्ता किसको माना गया है? विलियम फ्रैंकलिन को। और विलियम फ्रैंकलिन ने स्वयं इस पुस्तक में ये माना है कि इस नाम का पहला प्रयोगकर्ता जॉर्ज थॉमस है, जिसके आधार पर हम जॉर्ज थॉमस को राजपूताना नाम का पहला प्रयोगकर्ता मानते हैं दोस्तों। इसके बाद एक प्रमाण और है आपके पास, जिसके आधार पर आप ये कह सकते हैं कि राजपूताना नाम का पहला प्रयोगकर्ता जॉर्ज थॉमस है, और वह प्रमाण है प्राचीन राजपूताने का इतिहास। याद रखें दोस्तों, प्राचीन राजपूताने का इतिहास नामक जो प्रसिद्ध ग्रंथ है, पुस्तक है, उसके रचनाकार हैं डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, जिनका संबंध वर्तमान सिरोही जिले के रोहिड़ा गांव से है। ये वर्तमान सिरोही के रोहिड़ा गांव में जन्मे। इनको राय बहादुर की उपाधि भी दी गई है। तो इनके नाम को कई बार कई रूपों में लिखा जा सकता है। इनको डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा भी कह सकते हो आप, या राय बहादुर गौरीशंकर हीराचंद ओझा भी कह सकते हो, या पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा भी कह सकते हो। उन्होंने भी अपनी पुस्तक प्राचीन राजपूताने के इतिहास में ये माना है कि राजपूताना नाम का पहला प्रयोगकर्ता जॉर्ज थॉमस है। ठीक है, अब इस राजपूताना नाम को लेकर एक प्रश्न और आता है दोस्तों। प्रश्न पूछा जाता है कि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान राजस्थान के वर्तमान भूभाग को किस नाम से जाना जाता था? तो याद रखें दोस्तों, अंग्रेजों ने आज़ादी तक, स्वतंत्रता तक इस भूभाग को किस नाम से संबोधित किया है? राजपूताना के नाम से। यानी ब्रिटिश शासनकाल में राजस्थान के वर्तमान भूभाग को क्या कहा गया है? तो अपना जवाब क्या होगा? राजपूताना। इसके बाद अपन लास्ट नाम की बात करते हैं दोस्तों। जो अपना वर्तमान नाम है वो है आपका राजस्थान। अब यहाँ पर अपन तीन चीज पढ़ेंगे। सबसे पहले तो बात करेंगे कि इस राजस्थान का शाब्दिक अर्थ क्या है। इसको दोस्तों आप आराम से विराम देते हुए बोल कर देखेंगे, राजस्थान। तो इसका शाब्दिक अर्थ आपके सामने आ जाएगा, राजस्थान। राज का अभिप्राय यहाँ राजा से है, और स्थान का मतलब स्थान, अर्थात राजाओं के स्थान को क्या कहा गया है? राजस्थान। तो इसका शाब्दिक अर्थ तो क्या हो गया दोस्तों? राजाओं का स्थान। ठीक है, इसके बाद प्रश्न आता है कि ये जो राजस्थान नाम है, इस राजस्थान नाम का सर्वप्रथम उल्लेख कहां से मिलता है? सर्वप्रथम उल्लेख कहां से मिलता है? तो आपका जवाब होगा बसंतगढ़ शिलालेख से।
इस नाम का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से मिलता है दोस्तों? बसंतगढ़ शिलालेख से। जैसा हम प्रत्येक नाम के साथ ये प्रश्न पढ़ते हैं, जैसे ब्रह्मवृत नाम का उल्लेख कहाँ से? वैदिक साहित्य से। मरुकांतर नाम का उल्लेख कहाँ से? रामायण से। और राजपूतना नाम का उल्लेख कहाँ से? द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस नामक पुस्तक से। ठीक उसी प्रकार राजस्थान नाम का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से मिलता है दोस्तों? बसंतगढ़ शिलालेख से। अब इस बसंतगढ़ शिलालेख से जुड़े हुए भी कुछ प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न आ जाए कि बसंतगढ़ शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो अपना जवाब होगा दोस्तों सिरोही के खीमल माता मंदिर से प्राप्त हुआ है। ये बसंतगढ़ शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ, तो अपना जवाब क्या होगा? सिरोही के खीमल माता मंदिर से। फिर दूसरा प्रश्न आ सकता है कि यह शिलालेख कब उत्कीर्ण किया गया था। यहाँ उत्कीर्ण का अभिप्राय भी समझना। उत्कीर्ण का मतलब होता है नुकीले औजार से खोदकर लिखना। शिलालेख चट्टानों पर लिखे गए और छेनी जैसे नुकीले औजार से खुदाई करके ये लिखे गए हैं, और खोदकर लिखने की इस क्रिया को दोस्तों उत्कीर्ण करना कहते हैं। तो प्रश्न आ जाता है कि बसंतगढ़ शिलालेख कब उत्कीर्ण किया गया, तो दोस्तों यहाँ आपका जवाब होगा यह शिलालेख विक्रमी संवत 682 में उत्कीर्ण किया गया था। इस शिलालेख को उत्कीर्ण करने की तिथि कब प्राप्त होती है आपको? विक्रमी संवत 682 में। अब इस विक्रमी संवत को आप ईस्वी संवत में बदलकर भी याद रखें, क्योंकि कई बार दोस्तों प्रश्न में ऑप्शन विक्रमी संवत के से संबंधित न होकर के ईस्वी संवत वाले भी हो सकते हैं। तो यहाँ आप इन दोनों संवतों के मध्य संबंध को याद रखना। विक्रमी संवत है वो ईसा के 57 साल पहले विक्रमादित्य के द्वारा प्रारंभ किया गया है। कहने का मतलब ईस्वी संवत से ये 57 साल पहले शुरू हुआ है। तो ईस्वी संवत में यदि 57 जोड़ देंगे तो विक्रमी संवत आ जाएगा, और विक्रमी संवत में से यदि 57 घटा देंगे तो दोस्तों वो ईस्वी संवत आ जाएगा। आपके पास विक्रमी संवत में वर्ष दे रखा है, इसमें से आप दोनों का जो अंतर है वो 57 वर्ष घटा दें तो दोस्तों आपके पास ईस्वी सन है वो प्राप्त हो गया 625 ईस्वी। तो या तो आप याद रख लें कि यह शिलालेख विक्रमी संवत 682 में उत्कीर्ण किया गया, या आप याद रख लें कि यह 625 ईस्वी में उत्कीर्ण किया गया। फिर इसी से जुड़ा हुआ अगला प्रश्न आ जाता है कि बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान नाम का जो उल्लेख है वो किस रूप में किया गया है। तो याद रखें दोस्तों, ये फर्स्ट ग्रेड में भी प्रश्न पूछा जा चुका है। राजस्थान का प्रयोग यहाँ राजस्थानी यादित्व शब्द के रूप में किया गया है। इस शिलालेख में राजस्थान नाम का प्रयोग किस रूप में किया गया है, तो आपका जवाब होगा राजस्थानी यादित्व के रूप में। और यहाँ इस बात का भी आप ध्यान रखें दोस्तों, यहाँ राजस्थानी यादित्व का शाब्दिक अर्थ राजा का निवास स्थान है। कहने का मतलब इस शिलालेख में वर्तमान संपूर्ण भूभाग को राजस्थान नहीं कहा गया है, बल्कि केवल राजा के निवास स्थान को इस नाम से संबोधित किया है। इसी प्रकार कुछ और भी आपके प्राचीन ग्रंथ हैं जिनमें राजस्थान नाम का उल्लेख मिलता है। जैसे एक प्रसिद्ध ग्रंथ है मूणौत नैणसी द्वारा रचित नैणसीरी ख्यात। महाराजा जसवंत सिंह के दरबारी कवि हुए हैं दोस्तों। जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे मूणौत नैणसी, और उन्होंने एक प्रसिद्ध ख्यात साहित्य लिखा है जिसका नाम है नैणसीरी ख्यात। और इस नैणसीरी ख्यात में भी किस नाम का उल्लेख मिलता है दोस्तों? राजस्थान नाम का। इसी प्रकार जोधपुर के ही दरबारी कवि हुए हैं दोस्तों वीरभाण, और उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है राजरूपक। और इस राजरूपक ग्रंथ में भी हमें राजस्थान नाम का उल्लेख मिलता है। तो कहने का मतलब बसंतगढ़ शिलालेख में सबसे पहले इस नाम का उल्लेख, उसके बाद नैणसीरी ख्यात में भी इस नाम का उल्लेख, और राजरूपक ग्रंथ में भी इस नाम का उल्लेख है। लेकिन दोस्तों जो आपने इन तीन जगह की बात की,
बसंतगढ़ शिलालेख, नैनसिरी ख्यात और राजरूपक, इन तीनों ही जगह राजस्थान नाम का प्रयोग एक सीमित क्षेत्र के संबोधन में किया गया है। राजस्थान के वर्तमान भूभाग के संदर्भ में इस नाम का प्रयोग पहली बार कर्नल जेम्स टोड के द्वारा किया गया है। तो इस नाम को लेकर जो आपका अगला क्वेश्चन आएगा वो आएगा कि वर्तमान भूभाग के लिए इस नाम का सबसे पहले प्रयोग कब और किसके द्वारा किया गया। जो राजस्थान का वर्तमान भूभाग है उसके लिए इस नाम का सर्वप्रथम प्रयोग कब और किसके द्वारा किया गया। तो दोस्तों इस प्रश्न का जवाब होगा कर्नल जेम्स टोड द्वारा सन 1829 में। कर्नल जेम्स टोड द्वारा कब किया गया, सन 1829 ईस्वी में। यहां तक एक बार दोबारा देखें। राजस्थान का शाब्दिक अर्थ होता है राजाओं का निवास स्थान। इस राजस्थान नाम का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है बसंतगढ़ शिलालेख से, जो सिरोही में खीमल माता मंदिर से प्राप्त हुआ है। ये शिलालेख विक्रमी संवत 682 में उत्कीर्ण किया गया था, अर्थात 625 ईस्वी में। और इस शिलालेख में राजस्थान नाम का प्रयोग राजस्थानी यादित्व के रूप में किया गया, जिसका शाब्दिक अर्थ राजा का निवास स्थान होता है। इस शिलालेख के अलावा नैनसिरी ख्यात और राजरूपक नामक ग्रंथों में भी राजस्थान नाम का उल्लेख मिलता है। लेकिन टोड से पहले जहाँ जहाँ भी इस नाम का उल्लेख है दोस्तों, वहाँ इस नाम का प्रयोग एक सीमित क्षेत्र के संबोधन में किया गया। इसका मतलब संपूर्ण भूभाग के लिए इस नाम का पहली बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया। तो जवाब होगा कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। कब किया गया, सन 1829 ईस्वी में। अब हम यहाँ थोड़ी सी बात करेंगे कर्नल जेम्स टोड के बारे में, क्योंकि इन्होंने अपना वर्तमान जो नाम है वो प्रदान किया है कि कर्नल जेम्स टोड कौन थे, ये भारत में कब आए थे, राजस्थान में कब आए थे, क्या बनकर आए थे, सबसे पहले कहाँ आए थे, यहाँ इन्होंने अपना गुरु किसको बनाया था। कहने का मतलब टोड के भारतीय गुरु कौन थे और उनसे प्रभावित होकर टोड ने किस क्षेत्र में रुचि ली थी, इन सब बातों पर अपन विचार करेंगे। सबसे पहले तो देखिए कर्नल जेम्स टोड है वो मूलतः रहने वाला कहाँ का था। जैसे आपने जॉर्ज थॉमस के बारे में पढ़ा ना, वैसे ही आपको यहाँ पढ़ना है कि कर्नल जेम्स टोड मूलतः कहाँ के रहने वाले थे। तो आपका जवाब होगा ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, जिसे आप वेल्स भी कह सकते हैं। ये ग्रेट ब्रिटेन का ही भाग है दोस्तों। स्कॉटलैंड या वेल्स के निवासी थे। फिर बात आती है कि सर्वप्रथम ये भारत कब आए। मैं राजस्थान की बात नहीं कर रहा, मैं भारत की बात कर रहा हूं। सर्वप्रथम भारत आगमन की बात अगर की जाए तो आपका जवाब होगा दोस्तों सन 1798 ईस्वी में। यानी कर्नल टोड पहली बार भारत कब आया था, तो अपना जवाब होगा 1798 ईस्वी में। और कौन से पद पर नियुक्त होकर, एक सैनिक रंगरूट के पद पर नियुक्त होकर आए थे। यानी सैनिक बनकर ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के एक सिपाही के पद पर नियुक्त होकर ये पहली बार भारत आए। कब आए, 1798 में। उसके बाद इनके यहाँ सेवाकाल के दौरान प्रमोशन होते रहे। सैनिक से ये क्लर्क के पद पर पदोन्नत हुए, क्लर्क के बाद ये इंस्पेक्टर के पद पर पदोन्नत हुए। फिर इनको राजनीतिक सलाहकार का पद मिला, पॉलिटिकल एजेंट का पद मिला, जिसे संक्षिप्त में आप पीए कह सकते हैं। क्लर्क के पद पर इन्होंने जो वर्तमान अपना असम है वहाँ चाय के बागानों में नौकरी की। फिर उसके बाद इंस्पेक्टर के पद पर अगर अपन बात करें तो दिल्ली के नहरी क्षेत्र में इन्होंने इंस्पेक्टर के पद पर काम किया है। और फिर पॉलिटिकल एजेंट बनकर पहली बार राजस्थान आए हैं। तो अब अगला क्वेश्चन आ जाएगा कि ये पीए बनकर सर्वप्रथम राजस्थान में कब आए। सर्वप्रथम राजस्थान आगमन, तो दोस्तों यहां जवाब होगा सन 1818 ईस्वी में।
पॉलिटिकल एजेंट बनकर आए थे पहली बार राजस्थान में। कब आए थे? सन 1818 ईस्वी में। यहाँ प्रश्न आता है कि सबसे पहले ये राजस्थान में कहाँ आए, तो जवाब होगा दोस्तों ये मेवाड़ रियासत के पॉलिटिकल एजेंट बनकर आए थे। सर्वप्रथम भारत में तो 1798 में एक सैनिक रंगरूट के पद पर नियुक्त होकर, और राजस्थान में एक पॉलिटिकल एजेंट बनकर आए सब 1818 में। और कहाँ आए? मेवाड़ आए। याद रखें दोस्तों, जिस समय कर्नल टॉड राजस्थान में आया है उस समय राजस्थान में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि का दौर चल रहा था, क्योंकि राजस्थान के जो स्थानीय रियासतों के शासक थे वो उस समय मराठों की चौथ वसूली से त्रस्त थे, परेशान थे, और मराठों के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त करने के लिए उन्होंने अंग्रेजों के साथ सहायक संधियां की थी। तो उस समय यहाँ सहायक संधियों का दौर चल रहा था। याद रखें, जिस समय टॉड मेवाड़ आया उस समय मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह थे, और भीम सिंह अंग्रेजों के साथ सहायक संधि करने के इच्छुक नहीं थे। कहा जाता है कि कर्नल जेम्स टॉड ने ही भीम सिंह को अंग्रेजों के साथ सहायक संधि के लिए तैयार किया था। तो कई बार यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि वह अंग्रेज अधिकारी जिसने मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह को अंग्रेजों से सहायक संधि हेतु राजी किया था, तो दोस्तों आपका जवाब कर्नल जेम्स टॉड होगा। और यहाँ मेवाड़ रियासत का ही भाग था दोस्तों उस समय मांडलगढ़, जो वर्तमान में अपने भीलवाड़ा जिले का भाग है। मांडलगढ़ के रहने वाले एक प्रसिद्ध जैन संत थे इनके समकालिक, और उनका नाम था यति ज्ञानचंद्र। तो यहाँ पर आप याद रखें, यदि यति ज्ञानचंद्र है उनका संबंध मांडलगढ़ से रहा है, और उस समय मांडलगढ़ जो आज भीलवाड़ा में है मेवाड़ रियासत का भाग था। यहाँ दोस्तों याद रखना, यति का मतलब जैन संत से है। यति किसको कहा गया है? तो जवाब होगा अपना जैन संत को। एक जैन संत थे इसलिए इनका पूरा नाम क्या होता है? यति ज्ञानचंद्र। ऐसा कहते हैं कि कर्नल टॉड सबसे ज्यादा इन्हीं से प्रभावित हुए। और याद रखें दोस्तों, इसी यति ज्ञानचंद्र को कर्नल टॉड का भारतीय गुरु कहा जाता है। तो एक प्रश्न का जवाब आपको मिल गया कि कर्नल टॉड के भारतीय गुरु कौन थे। आपका जवाब होगा यति ज्ञानचंद्र थे। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये 1818 में अपने यहाँ मेवाड़ में आए थे, और 1818 में किस पद पर नियुक्त होकर आए थे? तो दोस्तों ये पॉलिटिकल एजेंट बनकर आए थे। और 1818 से 1822 तक ये राजस्थान में विभिन्न रियासतों में पॉलिटिकल एजेंट रहे, जिनमें मुख्यतः मेवाड़ और बूंदी रियासतें शामिल हैं। और 1822 में ये वापिस इंग्लैंड लौट गए। तो प्रश्न यहाँ पर इंग्लैंड लौटने से संबंधित भी पूछा जाता है कि कर्नल टॉड कब वापिस लौट गए थे इंग्लैंड। तो जवाब होगा दोस्तों सन 1822 में ये वापिस इंग्लैंड लौट गए। कहने का मतलब यहाँ पीए के पद पर कब से कब तक रहे? तो 1818 से 1822 तक रहे। और ऐसा कहा जाता है कि 1822 में इन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपनी अस्वस्थता पर के कारण से अपने पद से त्यागपत्र देकर ये वापस इंग्लैंड लौट गए। ठीक है दोस्तों, अब उसके बीच में कई बातें जोड़ी जाती हैं कि यहाँ के रियासतों के शासकों के साथ या राजस्थानियों के साथ इनके अच्छे मित्रतापूर्ण संबंध अंग्रेज सरकार को स्वीकार्य नहीं थे, इसलिए वो इनको पद से हटाकर वापस भेजने वाला था। उससे पहले इन्होंने स्वास्थ्य कारणों से अपने पद से त्यागपत्र देकर ये स्वयं ही वापस इंग्लैंड लौट गए। ये कई बातें चलती हैं। इसके बाद देखो, जो इनके ये भारतीय गुरु हैं यति ज्ञानचंद्र, कहा जाता है कि कर्नल टॉड ने अपने गुरु यति ज्ञानचंद्र से प्रभावित होकर राजस्थान के इतिहास में रुचि ली, और उन्होंने राजस्थान के इतिहास की जानकारी जुटाने के लिए दोस्तों घोड़े पर सवार होकर राज्य भर का भ्रमण किया। और उस दौरान जब ये राजस्थान के इतिहास की जानकारी एकत्रित करने के लिए घोड़े से राजस्थान का भ्रमण कर रहे थे, उस समय टॉड विशेषकर ग्रामीण समुदाय में घोड़े वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो याद रखना दोस्तों, टॉड को ही क्या कहा गया है? घोड़े वाले बाबा कहा गया है।
तो घोड़ेवाले बाबा के नाम से किस अंग्रेज अधिकारी को जाना जाता है? अपना जवाब होगा कर्नल जेम्स टोड को। इन्होंने राजस्थान का भ्रमण करके विभिन्न स्रोतों से इतिहास की जानकारी जुटाई और उनमें 3 प्रमुख स्रोत हैं। एक तो इन्होंने शिलालेखों से राजस्थान के इतिहास की जानकारी एकत्रित की, एक इन्होंने चारण साहित्य से राजस्थान के इतिहास की जानकारी एकत्रित की, और तीसरा जो इनका प्रमुख स्रोत था दोस्तों, जहां से इन्होंने राजस्थान इतिहास की जानकारी प्राप्त की है, वो है स्थानीय लोगों से वार्तालाप। स्थानीय लोगों से बातचीत के द्वारा भी उन्होंने क्षेत्रीय इतिहास को जाना है, स्थानीय लोगों से वार्तालाप। तो ये 3 प्रमुख स्रोत थे जहां से टोड ने राजस्थान के इतिहास की जानकारी प्राप्त की। दोबारा से देख लें इनको, वो 3 स्रोत कौन कौन से हैं? शिलालेख है, चारण साहित्य है और स्थानीय लोगों से वार्तालाप। इन तीनों स्रोतों से जो इनको राजस्थान के इतिहास की जानकारी प्राप्त हुई दोस्तों, उसको उन्होंने एक पुस्तक के रूप में लिपिबद्ध किया। और उस पुस्तक का नाम क्या है? तो इनकी जो पुस्तक थी उसका नाम था द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। जो राजस्थान के इतिहास पर लिखी गई, समग्र राजस्थान के इतिहास पर लिखी गई पहली पुस्तक है दोस्तों। ये सन 1829 में प्रकाशित हुई थी और इसी पुस्तक में पहली बार राजस्थान नाम का प्रयोग कर्नल टोड के द्वारा किया गया है। जैसा आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि वर्तमान भूभाग के लिए सबसे पहले राजस्थान नाम का प्रयोग कब और किसने किया? तो कर्नल टोड ने किया था। और कब किया था? 1829 में। कहाँ किया था दोस्तों? द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक इनकी पुस्तक में। और यहाँ इस पुस्तक के बारे में आप याद रखें, ये पुस्तक राजस्थान के इतिहास पर लिखी गई है और अपन यूँ कह सकते हैं कि समग्र राजस्थान के, देखो टोड से पहले भी राजस्थान में इतिहासकार हुए हैं, विशेषकर चारण और भाट साहित्यकारों के द्वारा विभिन्न रियासतों का इतिहास लिखा गया है। लेकिन दोस्तों वो इतिहासकार केवल अपनी रियासत तक के इतिहास तक सीमित थे। टोड ने सभी रियासतों के इतिहास को एक जगह किया है, यानी इन्होंने समग्र राजस्थान के इतिहास पर पहली पुस्तक लिखी है। इसलिए कर्नल टोड को राजस्थान के इतिहास का जनक या पितामह भी कहा जाता है दोस्तों। तो इनका एक उपनाम ये भी याद रखें आप, राजस्थान के इतिहास का जनक कह दो और चाहे दोस्तों कह दो पितामह। राजस्थान के इतिहास का जनक या पितामह किसको कहा गया है? तो अपना जवाब होगा कर्नल जेम्स टोड को। और किस पुस्तक की रचना के लिए कहा गया है? द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान की रचना के लिए कहा गया है, जो कब प्रकाशित हुई है दोस्तों? 1829 में। अब यहाँ गौर करने वाली बात है कि टोड 1822 में यहाँ से वापस इंग्लैंड लौट गया और ये पुस्तक 1829 में प्रकाशित हो रही है। इसका मतलब इस पुस्तक का प्रकाशन भारत से नहीं हुआ है। इस पुस्तक का प्रकाशन कर्नल टोड ने वापस इंग्लैंड लौटने के बाद लंदन से किया था दोस्तों। ये पुस्तक कहाँ से प्रकाशित हुई है? तो जवाब होगा लंदन से। स्थान विशेष का प्रश्न भी पूछा जा सकता है। फिर देखो, टोड तो इस पुस्तक के केवल लेखक हैं। प्रश्न इस पुस्तक के प्रकाशन को लेकर भी आता है कि इस पुस्तक के प्रकाशक कौन थे? तो दोस्तों इस पुस्तक के प्रकाशक थे सर विलियम क्रुक। सर विलियम क्रुक थे। दोबारा से देखना, राजस्थान के समग्र इतिहास पर लिखी गई पहली पुस्तक है द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसके रचनाकार कर्नल जेम्स टोड हैं। और उन्होंने इस राजस्थान के जो समग्र राजस्थान के इतिहास का उल्लेख इस पुस्तक में किया है, वो जानकारी मुख्यतः 3 स्रोतों से जुटाई थी: शिलालेख, चारण साहित्य और स्थानीय लोगों से वार्तालाप। और ये पुस्तक 1829 में लंदन से प्रकाशित हुई। प्रकाशक कौन है दोस्तों? सर विलियम क्रुक हैं। ठीक है। अब ये जो पुस्तक है, इसी पुस्तक का एक नाम और है दोस्तों। इस पुस्तक को कहा जाता है द सेंट्रल एंड
वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। इसी पुस्तक का दूसरा नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो चाहे बोल दो द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान और चाहे बोल दो द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। कब प्रकाशित हुई? 1829 में। जून 1829 में लंदन से प्रकाशित हुई है दोस्तों। और इसके प्रकाशक तो हैं सर विलियम क्रुक और इसका लेखक है कर्नल जेम्स टोड। और इसी पुस्तक के लेखन के कारण टोड को कहते हैं राजस्थान के इतिहास का जनक या पितामह है। फिर उसके बाद बात आती है कि कर्नल टोड की मृत्यु कब हुई। तो दोस्तों याद रखें कर्नल टोड की मृत्यु सन 1835 ईस्वी में हुई है। यानी यहां से लौटने के लगभग 13 वर्ष बाद सन 1835 में कर्नल टोड की मृत्यु हो गई। और मृत्यु के बाद भी इनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई है। याद रखना दोस्तों कर्नल टोड की पत्नी का नाम था जूलिया। कर्नल जेम्स टोड की पत्नी का नाम क्या था? जूलिया। जूलिया ने टोड की मृत्यु के बाद एक पुस्तक प्रकाशित करवाई और वह पुस्तक टोड की यात्रा डायरी पर आधारित थी दोस्तों। वह यात्रा डायरी जो कर्नल टोड ने राजस्थान भ्रमण के दौरान लिखी थी, उस यात्रा डायरी में जो वर्णन किया गया है उसी के बेस पर जूलिया ने इनकी मृत्यु के बाद इनकी दूसरी पुस्तक प्रकाशित करवाई है सन 1839 में जो प्रकाशित हुई थी। और उस पुस्तक का नाम था दोस्तों द ट्रेवल्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया, पश्चिमी भारत की यात्रा। और याद रखें जैसे इनकी पहली पुस्तक तो कौन सी है? द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। उसमें तो किसका उल्लेख मिलता है? राजस्थान के इतिहास का। और इनकी जो दूसरी पुस्तक इनकी मृत्यु के बाद 1839 में प्रकाशित हुई है दोस्तों, उसमें उल्लेख मिलता है राजस्थान के पर्यटन स्थलों का। तो कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि कर्नल टोड की कौन सी पुस्तक में राजस्थान के पर्यटन स्थलों का उल्लेख किया गया है? तो जवाब होगा दोस्तों द ट्रेवल्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया में पर्यटन स्थलों का उल्लेख किया गया है, जिसका प्रकाशन इनकी मृत्यु के लगभग 4 वर्ष बाद 1839 में उनकी पत्नी जूलिया के द्वारा करवाया गया था। तो ये बात हो गई टोड के बारे में जानकारी की। अब जैसा आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि ब्रिटिश काल में राजस्थान के वर्तमान भूभाग को राजपूताना ही कहा गया है। इसका मतलब अंग्रेजों ने प्रशासनिक दृष्टि से कभी इस भूभाग को राजस्थान नाम नहीं दिया। तो इसका मतलब जो अपना वर्तमान नाम है इसका प्रयोग आज़ादी के बाद हुआ है प्रशासनिक रूप से। तो उससे जुड़े हुए भी प्रश्न आ जाते हैं दोस्तों। प्रश्न आता है कि आज़ादी के बाद राजस्थान नाम का प्रयोग पहली बार कब और कहाँ किया गया? तो जिस समय राजस्थान या अपने भारत की आज़ादी की बात करें, स्वतंत्रता की बात करें, ये छोटी छोटी रियासतों में और ठिकानों में बटा हुआ था। उस समय राजस्थान में 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे दोस्तों, और एक चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था। राजस्थान का वर्तमान भूभाग कुल मिलाकर के आपकी जो इकाइयां थी वो 23 इकाइयों में बटा हुआ था, जिनमें 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था। और इनको एक करने के लिए दोस्तों एकीकरण किया गया, और वो एकीकरण है ना वो 7 चरणों में पूरा हुआ है, जिसकी यहाँ हम संक्षिप्त बात करेंगे। 18 मार्च 1948 को शुरू हुआ और 1 नवंबर 1956 को समाप्त हुआ। उस एकीकरण के पहले चरण के दौरान तो जिस इकाई का गठन हुआ उसका नाम दोस्तों मत्स्य संघ था। 18 मार्च 1948 को पूर्वी राजस्थान की 4 रियासत और एक ठिकाने निमराना को मिलाकर के मत्स्य संघ का गठन किया गया था। लेकिन याद रखें मत्स्य संघ नामक नाम में कहीं राजस्थान का प्रयोग नहीं है। उसके बाद दूसरा चरण हुआ दोस्तों 25 मार्च 1948 को, और एकीकरण के दूसरे चरण में यानी 25 मार्च 1948 को दक्षिणी राजस्थान की 9 रियासत और एक ठिकाने को मिलाकर के दोस्तों एक इकाई गठित की गई, जिसको कहा जाता है राजस्थान संघ, और उसी में पहली बार राजस्थान नाम का प्रयोग हुआ है। तो प्रश्न यदि आ जाए कि आज़ादी के बाद पहली बार राजस्थान नाम का प्रयोग कब और कहाँ किया गया, तो आपका जवाब होगा 25 मार्च 1948 को
एकीकरण के दूसरे चरण के दौरान गठित राजस्थान संघ नामक इकाई के नाम में आजादी के बाद पहली बार राजस्थान नाम का प्रयोग किया गया है। फिर बात आती है कि इस राजस्थान नाम को मान्यता कब प्रदान की गई। तो दोस्तों, भारतीय संघ जो है उसमें जिन इकाइयों को शामिल किया गया था उन इकाइयों का नाम है वो उसमें उल्लेखित किया गया है, और उस समय जो 20 श्रेणी के राज्य थे उन्हीं में से एक राज्य था राजस्थान। तो याद रखना 26 जनवरी 1950 को राजस्थान नाम को विधिवत मान्यता प्रदान की गई। ये प्रश्न आ जाए ना यदि कि राजस्थान नाम को विधिवत मान्यता कब प्रदान की गई, तो आपका जवाब होगा 26 जनवरी 1950 को। फिर इसी से जुड़े हुए कुछ प्रश्न राजस्थान नाम से लेकर या दिवस से लेकर जुड़े हुए प्रश्न आते हैं दोस्तों। प्रश्न आता है कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। तो राजस्थान दिवस मनाया जाता है दोस्तों 30 मार्च को। क्यों मनाया जाता है, इसका भी कारण एकीकरण से जुड़ा हुआ है। 30 मार्च 1949 को राजस्थान संघ में राजस्थान की 4 महत्वपूर्ण बड़ी रियासतें शामिल हुई। जयपुर, जोधपुर, आपका एक तो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर वो शामिल हुए। उसके साथ ही राजस्थान के एकीकरण का अधिकांश कार्य दोस्तों संपन्न माना गया, इसलिए 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन हमें पता है कि अपने वर्तमान राजस्थान का निर्माण तो अंतिम चरण के बाद हुआ है, यानी 1 नवंबर 1956 को। तो यहाँ एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि वर्तमान राजस्थान का निर्माण कब हुआ। जवाब होगा दोस्तों 1 नवंबर 1956 को। और 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का निर्माण हुआ, इसलिए राजस्थान स्थापना दिवस मनाते हैं 1 नवंबर को। राजस्थान दिवस तो 30 मार्च को, और राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है दोस्तों 1 नवंबर को। ये अपने राजस्थान के सामान्य परिचय के पहले टॉपिक राजस्थान के नामकरण की परिचर्चा पूर्ण हुई दोस्तों। धन्यवाद। इसके बाद अगले टॉपिक पर चर्चा करने के लिए हम फिर आपके सामने उपस्थित रहेंगे। जय भारत, जय हिंद।